खबर सुकमा से, जहां 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय था नक्सली। 15-16 साल से सक्रिय था ये नक्सली। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में ये नक्सली सक्रिय था और 15 से 16 सालों तक ये सक्रिय नक्सली था। इसने कई वारदातों में ये शामिल रहा है। बहरहाल 8 लाख रुपए के इनाम इस पर घोषित थे और 8 लाख के इस इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। जो सरकार की नीतियां हैं उससे इसने प्रभावित होकर सरेंडर किया है और अब ये नक्सली मुख्यधारा से खुद को जोड़ना चाहता है और ऐसा आगे होगा भी। यही कोशिश है सरकार की कि जो लोग भटके हुए हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इसके लिए लोन वर्राटू और तमाम योजनाएं सरकार चला रही है और इसी के तहत 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। अब ये नक्सली मुख्यधारा से जुड़ सकेगा, इसके भविष्य बेहतर होंगे। यही कोशिश सरकार की है। दूसरी तरफ जो नक्सली नहीं मान रहे उनके साथ मुठभेड़ हो रही है और सुरक्षा बलों के जवान उन्हें मार गिरा रहे हैं। आज भी 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो ये इस बीच एक अहम खबर है और यहां 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में ये नक्सली सक्रिय था और करीब 15 से 16 साल तक ये नक्सली सक्रिय रहा है। 8 लाख रुपए के इस पर इनाम घोषित थे, तो आप समझ सकते हैं। और ऐसे में इसने सरेंडर किया है, तो ये बेहतर खबर और इसी के तहत कोशिश है कि सरकार और भी जो नक्सली है उन्हें मुख्य धारा से जोड़े। इसके लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। सलीम शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सलीम, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे मामले को किस तरीके से इस नक्सली ने सरेंडर किया है? जी, छत्तीसगढ़ पुलिस सरकार बदलने के बाद से जिस तरह से जिस फार्मूले पर काम कर रही है उसका एक नजारा है। लगातार नक्सल मोर्चे पर पुलिस मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिरा रही है, वहीं जो सरेंडर कर रहे हैं उनका स्वागत भी कर रही है। और बीते सप्ताह 10-15 दिनों के बीच में नक्सलियों ने लगातार सरेंडर किया। 2 दिन पहले ही एक नक्सल दंपति ने सरेंडर किया जो 7 लाख के इनामी थे। और आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर जो नक्सली सक्रिय रहा है उन्होंने 8 लाख इनामी बताया जा रहा है, उसने सरेंडर कर दिया। तो लगातार जिस तरह से जो नक्सल उन्मूलन नीति है छत्तीसगढ़ सरकार की, उसका प्रभाव अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों पर पड़ रहा है। जो माओवादियों पर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है उसको लेकर नक्सली लगातार सरकार के पक्ष में मुख्य धारा में जुड़कर सामान्य जीवन जीने की इच्छा दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये जो नक्सली जिसने सरेंडर किया है, 8 लाख रुपए के इस पर इनाम थे, 15-16 सालों से ये सक्रिय था छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में, तो ये कितना खास है और इसके अब आत्मसमर्पण करने के बाद ये कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखें? जाहिर सी बात है कई अंदर की जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लग गई है। और ये जो नक्सली है रमेश नाम का जो नक्सली जो 8 लाख इनामी है वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहा है और तेलंगाना नक्सल संगठन में भी इसकी बड़ी भूमिका रही है। और छत्तीसगढ़ में ही जो कोऑर्डिनेट जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बीच में रहा है उसके एक मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है। और इसके समर्पण करने से नक्सल मोर्चे पर पुलिस को बड़ी सफलता मिलेगी। पुलिस ने हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किस तरह के जो सुराग मिले हैं, लेकिन जिस बात के बताया जा रहा है कि आने वाले समय में नक्सल मोर्चे पर जो नक्सल ऑपरेशन चलाए जाएंगे उसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिलेगी। जो बड़े नक्सली लीडर हैं जो उनके ठिकानों पर तक ये नक्सली आना जाना करता था, तो पुलिस को इस तरह के जो जानकारियां मिली हैं कि आने वाले समय में जरूर एक बड़ी सफलता हाथ लगेगी। निश्चित तौर पर ये एक बेहतर खबर। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज से शुरू हो रहा है। सीधी से लोकसभा प्रत्याशी राजेश मिश्रा के नामांकन के दौरान रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान धौनी से विधायक विनय कुमार सिंह टेकाम का रथ पर चढ़ते वक्त पैर फिसल गया और वे रथ पर ही गिर पड़े। हालांकि इस दौरान सीधी बीजेपी जिलाध्यक्ष ने हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं नामांकन से पहले जो रथ यात्रा निकाली गई थी। और जाहिर सी बात है नामांकन के वक्त प्रत्याशी अपना दमखम दिखाते हैं और इसी बीच ये हादसा, हालांकि ठीक है, पैर में थोड़ी सी चोट
आई है। बाकी सारी चीजें ठीक है। ये एक छोटे हादसे के तौर पर इसे देखा जा रहा है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया के दौरान की तस्वीरें हैं। नामांकन शुरू हो चुका है और इस बीच सीधी से लोकसभा प्रत्याशी राजेश मिश्रा के नामांकन के वक्त रथ यात्रा के आयोजन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। बैतूल के शोभापुर कॉलोनी में एक साइकिल स्टोर में भीषण आग लग गई। आग ने साइकिल स्टोर के पास खड़ी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है। आज का दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। कहीं कल से दिन बड़े होने लगेंगे और रात छोटी होने लगी। कल से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होंगी। वहीं इस बीच खगोलीय घटना को समझने के लिए उज्जैन में छात्र बड़ी संख्या में जीवाजी राव वैद्यशाला पहुंचे, जहां विशेषज्ञों ने छात्रों को नाड़ीवल लय यंत्र जो है उसके मदद से दिन और रात का पूरा विज्ञान, पूरे गणित को समझाया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन की ये तस्वीर है, महाकाल की नगरी, और जैसा कि आप जानते हैं ये प्राचीन शहरों में से एक है। और महाकाल तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि काल यानी वक्त, समय। और यहां देखिए ये जगह भी खास है और आज का दिन, आज की रात भी खास है, दोनों समान है। उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा और अब दिन धीरे धीरे बढ़े और रातें के दौरान। आज का दिन खगोलीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। इस वर्ष सूर्य 20 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत है, जिसके कारण दिन और रात बराबर बराबर हैं। अब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी होने लगेंगी। ये क्रम 21 जून तक जारी रहेगा। आज सूर्य की स्थिति अगर हम देखें तो विषुवत रेखा पर है और इसका जो अक्षा या क्रांति जिसको हम बोलते हैं वो है 0.8 है। भिंड के हरेक्षा में करीब 1 दर्जन मोरों की मौत का मामला सामने आया है। एक साथ इतनी संख्या में मोरों की मौत से वन विभाग के अधिकारी परेशान हैं। फिलहाल वन विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। शिकारियों द्वारा जहरीली दवा खिलाने से मौत की आशंका जताई जा रही है। खबर विदिशा से, जहां लोगों ने एक युवक को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और युवक की जमकर पिटाई की। इसके बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। यह पूरी घटना विदिशा के रविशंकर शुक्ला चौराहे की है, जहां ऑटो पार्ट्स की दुकान पर युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विदिशा की, जहां चोरी करते पकड़े गए युवक की पिटाई और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। विदिशा की ये तस्वीर है और ऑटो पार्ट्स की दुकान पर चोरी कर रहा था युवक, जैसी अब तक जानकारी मिली है। और उसके बाद लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो जाती है। चोर के पकड़े जाने के बाद पहले तो लोगों ने चोर की मजम्मत की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शहडोल के सीएमएचओ कार्यालय में लिपिक सत्येंद्र चक्रवर्ती पर लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि आरोपी ने एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों के टीए का भुगतान अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर किया और करीब 40 लाख से ज्यादा का घोटाला साल 2018 से चल रहा था, जिसका खुलासा रीवा कोषालय की टीम ने किया है। मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी फरार है। ये जो दंपत्ति हैं वो और इनकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है।
इन दिनों मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मार्च का महीना खत्म होने की कगार पर है और गर्मी दस्तक देने लगी है, तो वहीं सूरजपुर में बारिश और ओले गिर रहे हैं। जिले में लगातार 3 दिनों से तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हो रही है और बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। सूरजपुर जिला मुख्यालय के साथ साथ कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश और ओलों की वजह से किसानों की गेहूं, मक्का, टमाटर और मिर्च की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसान परेशान। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे में पुलिस और प्रशासन भी सख्ती बरतने के मूड में है। इसी का नतीजा है कि चुनाव से पहले पुलिस ने 80 लाख रुपए की कीमत की स्मैक बरामद की है। मामला भिंड के फूफ इलाके का है, जहां 80 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर को भी पकड़ा गया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के बदायूं से कार के जरिए भिंड में स्मैक की तस्करी करने जा रहा था। इसी दौरान बरही नाके के पास पुलिस ने जब आरोपी को रुकने का इशारा किया तो आरोपी कार छोड़कर भागने लगा। हालांकि पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति इटावा की तरफ से पैदल चलता हुआ आ रहा है, उसके हाथ में बैग है। तो तभी थाना प्रभारी फूफ को जानकारी मिली तो हमारी जो पुलिस टीम एक्टिव हो गई और जहाँ पे नाके पे चेकिंग चल रही थी तो वह व्यक्ति पुलिस को देख के घबराया और पीछे दौड़ने लगा। तो जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसके हाथ से बैग भी गिर गया। इतनी देर में पुलिस ने उसको काबू में कर लिया। तो उसका बैग चेक करने पर 4 प्लास्टिक के पैकेट में सफ़ेद पदार्थ जैसे पाउच मिले। तो फिर उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मूलतः बदायूं का, और वहाँ से उसको ये स्मैक जो है ये यहाँ पे भिंड में डिलीवर करने आया था। बिलासपुर में एक अजीब मामला सामने आया। यहाँ एक सरकारी स्कूल की हालत सुधारने के लिए सरकार ने अच्छा खासा पैसा दिया। दरवाजे लगवाए, खिड़कियां लगवाई गई, बाथरूम में टाइल्स लगवाई गई, लेकिन ये सारा सामान चोरी हो गया और चोरी का आरोप लगा गांव की एक महिला सरपंच के पति रतन कौशिक पर। यही नहीं, आरोप है कि सरपंच ने पति ने अपने बेटे के नए निजी स्कूल में ये सारे सामान लगवाए। मामला बेलतरा का है। जैसे ही चोरी की खबर गांव के लोगों को मिली, उन्होंने सरपंच के पति की शिकायत कर दी। उधर जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बेलतरा का मामला है कि उस स्कूल का कुछ खिड़की, दरवाज़ा, इवन टाइल्स को भी उखाड़ कर ले जाया गया, ऐसा शिकायत मिला है। और ये ले जाने वाले जो इसकी रक्षा करने वाले वही सरपंच ही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसका जांच करवाएंगे और जांच करवाने के बाद यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज भी करवाया जाएगा। खबर विदिशा से, जहां 42 वर्षीय विवाहित महिला ने रात में फांसी लगा ली, जिसके बाद सुबह जब परिजनों ने देखा तो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिए गए। फिलहाल फांसी लगाने के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। मामले में जांच जारी है। हमारी सिस्टर थी, बड़ी वाली, उन्होंने फांसी लगा ली है। किस वजह पर लगाई कोई जानकारी नहीं। कब की घटना है ये? रात की घटना है। रात को कितने बजे की लगाई ये कोई जानकारी नहीं। सुबह देखा हमने 6:45 करीब, तो हमने पता लगा कि फांसी लगा ली। कितनी उम्र होगी उनकी? 42 साल उम्र। कहाँ रहती थी वो रेलवे क्वार्टर में थी, स्टेशन पर। खबर बिलासपुर से, जहां एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे मामले की शिकायत परिजनों ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कोनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का रिपोर्ट आया था, जिसमें 2 आरोपी थे, वो भी नाबालिग थे। उनके खिलाफ कल जो है प्रकरण पंजीबद्ध करके और न्यायालय पेश किया गया और उनको अभिरक्षा में भेज दिया गया है। क्या पूछताछ में बताया सर? चॉकलेट की कहानी क्या? बच्चे आसपास रहते थे और एक दूसरे को पहचानते थे और उनको बहला फुसला करके बच्चे को वो अपने घर ले गए थे। इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई?
इसमें जो है दोनों नाबालिगों के खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, जहां से उनको सुधार गृह भेजा गया है। उमरिया जिले में एक नया संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। यहां जिले में डेंगू और मलेरिया के बाद अब लेप्टोस्पायरोसिस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जिले में लेप्टोस्पायरोसिस के चलते 2 लोगों की मौत हो गई और एक युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस बारे में जिले के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में भी इस बीमारी से निपटने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। इस बीमारी से और भी लोग संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। लेप्टोस्पायरोसिस लेप्टोपाइरा के कारण होने वाला एक संभावित गंभीर संक्रमण माना जाता है, जो कि अधिकांश लोगों में प्रदूषित और दूषित पानी या उसके दूषित पानी के संपर्क में आने से होता है। बुखार, सिर दर्द और इसके कई और लक्षण हैं। तो ऐसे में सावधानी और कोविड से जैसे आप खुद को सुरक्षित रखते हैं सफाई के जरिए, वो यहां भी आप कर सकते हैं, तो आप इससे भी बच सकते हैं। हालांकि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस बीमारी के लक्षण भी और उसके साथ साथ इससे कैसे बचाव करें, इसके लिए कौन सी दवाइयां देनी है, किस तरीके से इसका उपचार किया जाना है, इससे भी आम लोगों तक पहुंचाया जाए। हमको ICMR जबलपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस रिपोर्ट के अनुसार 3 केस हमारे उमरिया ज़िले के पॉजिटिव पाए गए। जो बीमारी है उसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। इसमें एक नौगमा का केस है और एक सेमरा का। वहाँ की नौगमा की 3 साल की बच्ची और सेमरा के 13 साल का बच्चा, ये दोनों जो है पिछले माह इनकी मौत हो चुकी है ट्रीटमेंट के दौरान मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। और एक केस उमरिया प्रॉपर का है जो अभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े अस्पताल का हाल बेहाल है। यहां जेएच अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे मरीजों को सिर्फ पर्चा बनाने में 12-12 घंटे लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ता है और जब इलाज के लिए नंबर आता है तब तक डॉक्टर की ड्यूटी का समय खत्म हो चुका होता है। यहां मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से भी लोग इलाज कराने आते हैं। अव्यवस्थाओं का हाल ये है कि अस्पताल में पर्चा बनाने के लिए सिर्फ एक काउंटर है, जिस पर भारी संख्या में मरीजों की लाइन देखने को मिलती है। इसी सिलसिले में एनडीटीवी की टीम ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, आज से ग्वालियर मेडिकल कॉलेज संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म में आ गया है, जिसका ये मतलब है कि संपूर्ण पर्चे अब हमारे HMIS ID के तहत बनाए जाएंगे। HMIS ID का ये मतलब है कि अपनी बुकिंग आप करा सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से करा सकते हैं, या हॉस्पिटल में आके भी ये कि UID नंबर मिल जाएगा, उससे संपूर्ण आप इलाज अंत तक करा सकते, वही ID आपकी चलेगी। ये जो पीछे लाइनें आप देख रहे हैं, ये लाइनें किसी राशन की दुकान की नहीं है, बल्कि ग्वालियर के सबसे बड़े हॉस्पिटल, जो ग्वालियर का ही नहीं उत्तरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी है। और ये लोग अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए हैं। अभी तो पर्चे बनने की ये जद्दोजहद है। कहा जाता है कि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि सरकारी अस्पतालों में हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, लोगों को बहुत इलाज मिल रहा है, वहाँ के लिए हमने तमाम सारी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन हालत ये है कि आप देखिए कि पर्चा बनाना तक मुश्किल है। हम इस समय ग्वालियर के JH हॉस्पिटल के अंदर हैं और ये देखिए पेड़ के नीचे बैठ के लोगों को अपना पर्चा बनाने का इंतजार करना पड़ रहा है। ये लाइनें जो है सुबह 5 बजे से लग जाती हैं और अभी दिन भर लगी रहती हैं। कुछ लोगों के तो नंबर ही नहीं आ पाते। हम इन लोगों से बात करते हैं कि ये लोग कब से लगे हुए हैं। ये क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव है सर। अच्छा, आप यहाँ काय के लिए लगे हुए हैं? सर पर्चा बनवाने के लिए खड़े हुए हैं। कब से लगे हुए हैं? 9 बजे से लगे हुए हैं। अच्छा, क्या समस्या है आपका? मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अच्छा, 9 बजे से आप लाइन में लगे हुए हैं। देखिए तो इनको कैंसर है, डिटेक्ट हुआ है और इनको इलाज कराना है। लेकिन अभी देखिए ये लाइन में लगे हुए हैं कई घंटों से। कुछ और लोग भी हैं। बहन जी, आप कब से लाइन में लगी हुई हैं? 8 बजे के। तो अभी तक नंबर नहीं आया? अभी नहीं आया। अच्छा, आप अपने इलाज के लिए आए? जी हाँ। अच्छा,
तो ये 8 बजे सुबह के लगे हुए हैं और अब दोपहर का लगभग 11 बज चुका है। और ये कुछ और लोगों से भी बात करते। कहाँ से आए हैं आप बाबा? जोरा से। अच्छा, जोरा से आए? मुरैना से। अच्छा, क्या सुबह के लगे हुए हैं, अभी नंबर नहीं आया हुआ है। तो ये भी सुबह के लगे हुए हैं और ये अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो बड़ी संख्या में। आप देखिए, ये बुजुर्ग महिला भी हैं। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ से आई हैं आप? भोड़ापुर से। भोड़ापुर से आई? काय के लिए आई हैं? जी दर्द है कमर में, पैरों में। तो यहाँ लाइन में क्यों लगी हैं? तो कैसे कहाँ जाए? क्या कर, पर्चा बनवाना आप? पर्चा कब से लाइन में लगी? बहुत देर से ये बताइए, आप झांसी से आए? आप कब से लगी हुई लाइन में? 8:30 बजे की। अच्छा, पर्चा दिखाइए आप अपना, है ना? तो ये कल से आई हुई हैं आप झांसी से? नहीं, आज ही आए हम, सहकारी आ गए थे। अच्छा, हाँ, बच्चा है सो आए हुए वो मांड की जांच होने। और लोग भी है। बताइए बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? जीवाजी हमसे। तो कब की लगी हुई है? 1 घंटा डेढ़ हो गया। हाँ, 1-1.5 घंटा हो गया। आप कहाँ से आए? झांसी से आए हैं, 2 घंटा करीब हो गए खड़ी। तो 2-2, 4-4 घंटे लगभग लोगों को हो गए हैं। कुछ लोग तो 6-6 घंटे से भी खड़े हुए हैं और ऐसी तेज धूप में भी इन लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और एक समय के बाद विंडो बंद हो जाती है। इनका इलाज तो जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो इलाज के लिए अंदर अस्पताल में दाखिल करने का जो पर्चा होता है, ये पर्चा ही नहीं बन पा रहा है। तो ये दर्द बयां करता है कि अस्पतालों की हालत है क्या। और जब ये ग्वालियर के सबसे बड़े हॉस्पिटल जेएच की हालत है, तो बाकी हॉस्पिटल्स की हालत क्या है मध्य प्रदेश की, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली। धमतरी से 45 किलोमीटर दूर बसे सेमरा गांव में रंगों का महापर्व होली एक सप्ताह पहले ही 18 मार्च को धूमधाम से मनाया गया। दरअसल यहां कई सालों से हर त्योहार को एक सप्ताह पहले मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसे लेकर गांव के रहवासी बताते हैं कि गांव में सरदार देव हैं जिन्होंने गांव को एक बड़ी परेशानी से मुक्त कराया था। इसके बाद सरदार देव गांव के एक पुजारी के सपने में आए और उन्होंने कहा कि गांव में कभी कोई परेशानी आपदा नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले मेरी पूजा करनी होगी। यही कारण है कि हर साल हर त्योहार सेमरा गांव में एक सप्ताह पहले ही मना लिया जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ होली का त्योहार जो मेन त्योहार है वो पहले 1 हफ्ता पहले ही मनाया जाता है। यहाँ का ऐसे नियम है। मैं जब से यहाँ शादी करके आई हूँ, मेरे को 8 साल हो गया लगभग, तभी से मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ मतलब ऐसी त्योहार होता है 1 हफ्ता पहले ही। क्या मान्यता है, क्या बताते बड़े बुजुर्ग ऐसा क्यों करते हैं? बड़े बुजुर्ग ये बोलते हैं, हमारे यहाँ एक देवता है सरदार देव, तो उसी के हिसाब से परंपरा चलती आ रही है। कहते हैं कि अगर 1 हफ्ता पहले नहीं मनाओ तो शायद कोई अनहोनी ऐसा कुछ होता है करके। मैं हर साल यहाँ त्योहार मनाने आती हूँ होली का। क्या परंपरा है यहाँ की? कितने दिन पहले त्योहार मनाया जाता है? यहाँ परंपरा है कि जैसे त्योहार को ना 1 हफ्ता पहले मनाते हैं, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि यहाँ मतलब त्योहार 1 हफ्ता पहले मनाना है ऐसा करके। इसके पीछे कारण क्या बताते हैं, क्या सुने आप बुजुर्गों से? अब बुजुर्गों का मतलब बुजुर्ग जो मनाते हैं वो हम लोग मना रहे हैं। अब आगे का क्या है वो तो हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी का है। परंपरा तो आदि से चली आ रही है। हमारे दादा बाबा पिताजी सब चले गए मनाते मनाते इसको। जी, क्या कारण मनाया जाता है कि 1 सप्ताह पहले यहाँ को त्योहार मनाया जाता है? कारण वही बता रहे हैं कि हमारे गांव में एक ही देवता है सरदार देव, उसी के पूजा के महान आदमी था। ये गांव का कहीं से आया था, जो ये गांव पहले जंगल हुआ करता था। वहाँ जंगली जानवरों के आतंक से गांव भयभीत थे और बाहर से आए थे सरदार। वो शेर से लड़ाई करते करते वो वीर गति प्राप्त हुआ। फिर रात को पुजारी को सपने में आया कि मेरा आप भी पहले पूजा करो और त्योहार मनाओ, मेरे गांव में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आने दूंगा। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।